नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों आज तारीख है 7 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज पहले पेज में कोई भी ख़ास खबर नहीं है, सिर्फ एक खबर है, वो भी ख़ास नहीं है। सिर्फ आप जान लीजिए कि जो दिल्ली में डलहौजी रोड थी उसका नाम बदल करके अब दारा शिकोह रोड कर दिया गया है। तो जब नाम बदल दिया गया तो हो सकता है कि दारा शिकोह के संबंध में कोई प्रश्न आ जाए। तो दारा शिकोह के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वो ये था कि दारा शिकोह ने ऐसा कौन सा लेखनीय कार्य किया था कि जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो आपको बता दूं कि दारा शिकोह दरअसल पे शाहजहाँ के बड़े पुत्र थे और काफ़ी ज़्यादा उदारवादी थे, सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। और जो प्रश्न सबसे ज़्यादा इनके संबंध में आता है वो ये है कि ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपनिषदों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने न सिर्फ इस्लाम का बल्कि हिंदू धर्म का भी काफ़ी गहरा अध्ययन किया हुआ था और हिंदू संतों के बीच इनकी मंडली लगती थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इस वजह से इनका ये कहना था कि दुनिया में जो भी धर्म हैं तो वो शांति का संदेश देते हैं, इसलिए उनमें जो भी अच्छी बातें हैं तो हमें उन्हें जानना चाहिए। तो यही वजह थी कि उन्होंने उपनिषदों का और वेदों इत्यादि का पूरा अध्ययन किया और फिर उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद भी किया। दोस्तों यहाँ पे एक नाम आ रहा है आशा किरण। तो आशा किरण क्या है? तो दिल्ली सरकार की एक योजना है आशा किरण, जिसमें कि जो मानसिक रूप से बीमार बच्चे होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उनको वहाँ पर रखा जाता है। तो आपको ये जानना है कि आशा किरण दिल्ली सरकार की एक योजना है। और दोस्तों वहीं पे एक और छोटी सी ड्राइव, एक छोटी सी योजना यानी कि एक अभियान है, तो उसका नाम आ रहा है सुन तो लो। तो सुन तो लो क्या है दोस्तों कि मरीजों और डॉक्टरों के बीच के संबंध को बेहतर बनाने के लिए आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये एक योजना चलाई है, एक अभियान चलाया है। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है तो ये कोई सरकारी संस्था बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टरों का एक संघ है। तो जैसे कर्मचारियों के जो संघ होते हैं, मजदूरों के जो संघ होते हैं, वो कोई सरकारी संस्था नहीं होते हैं। भले ही सरकारी कर्मचारियों का संघ हो तो वो सरकारी संस्था नहीं होता, ठीक। तो वैसे ही आईएमए जो है तो कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि जो मेडिकल के लिए भारत में संस्था है तो पहली तो है एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी संस्था है, ठीक। और दूसरी जो उससे संबंधित है वो है आईसीएमआर, यानी कि जो रिसर्च से संबंधित है, जिसका डॉक्टरों से लेना देना नहीं होता, वो बीमारियों के रिसर्च से लेना देना, उसकी बीमारियों के शोधों से लेना देना होता है। उसका नाम है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईएमए क्या है? आईएमए तो सिर्फ एक संघ है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। तो दोस्तों अगली खबर ये, क्वेक जोर्स उत्तराखंड, यानी कि भूकंप ने उत्तराखंड को हिलाया। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता कितनी थी? रिक्टर पैमाने पर थी 5.8। तो आपको पता होगा कि जो रिक्टर पैमाना होता है वो एक लॉग पैमाना, लघुगणक पैमाना होता है और उसमें जो क्रम होते हैं, जैसे कि 5 लिखा है 5.8, तो अगर ये कहा जाए कि 6.8 का भूकंप आता है तो 5.8 से कितना तेज होता है? तो 10 गुना तेज होता। यानी कि अगर आप ठीक एक आगे जाएंगे रिक्टर पैमाने पे तो 10 गुना तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे कि अगर 5 का भूकंप है और 6 का भूकंप है तो 6 का भूकंप जो है तो वो 5 के भूकंप से 10 गुना ज़्यादा तेज होता है, और जो 7 का भूकंप होता है वो 6 के भूकंप से 10 गुना ज़्यादा तेज होता है। तो अगर 5 और 7 के बीच देखें तो 5 का भूकंप जो है और जो 7 का भूकंप है तो 7 का भूकंप 5 के भूकंप से 100 गुना ज़्यादा तेज होगा। समझ रहे हैं ना? 100 गुना ज़्यादा खतरनाक। और 8 का जो भूकंप होगा, 8 की तीव्रता का, रिक्टर पैमाने पे 8 की तीव्रता का भूकंप, वो 5 के भूकंप से 1000 गुना ज़्यादा तीव्र होगा। तो ये आपको जानना चाहिए, आ सकता है। तो कल तो दिल्ली में भी थोड़ी ज़मीन हिली थी, मैं उतनी देर पढ़ रहा था तो अचानक से ज़मीन हिली तो मुझे लगा कि कुछ हुआ। तो जब मैंने देखा तो मेरी बोतल का पानी हिल रहा था, तो मैं समझ गया कि भूकंप आया है, हालांकि बहुत तेज़ नहीं था। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर प्लान टू वेरीफाई मोबाइल फ़ोन यूज़र्स थ्रू आधार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात के लिए रास्ता साफ कर दिया है जिसमें कि सभी मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को अपने नंबर को आधार कार्ड के द्वारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यानी प्रमाणित करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की एक नई योजना आएगी तो वो ई-केवाईसी। तो केवाईसी का मतलब आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जाने। तो जो कोई भी सुविधा प्रदाता है, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, जियो हो, जो कोई भी है, तो जियो तो पहले से ही आधार से ही दे रहा है। इसी वजह से दे रहा है क्योंकि सरकार ने उनको पहले ही कह दिया था कि हम आधार जो है वो मैंडेटरी करने वाले हैं, अनिवार्य करने वाले हैं, तो आप पहले ही उसी से दीजिए। लेकिन बाकी लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि से जो सिम दे रहे थे, तो आगे चल के आप ये देखेंगे कि वो भी सिर्फ आधार के बेसिस पे ही, आधार के आधार पे ही सिम कार्ड दे पाएंगे। और ना सिर्फ इतना,
हम में से जितने भी लोगों ने बिना आधार कार्ड के अपना सिम लिया हुआ है किसी दूसरी आईडी से, तो उसके लिए हो सकता है कि आगे चल के हमसे आधार मांगा जाए, यानी कहा जाए कि आप अगर अपना नंबर जारी रखना चाहते हैं तो आप जा कर के अपना आधार जमा कराइए उस कंपनी के ऑफिस में, जो निकटतम ऑफिस हो आपका, जिसका कि सिम आप चला रहे हैं। हालांकि ये हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक एनजीओ ने एक याचिका डाली थी कि फर्जी नंबर, फेक नंबर बहुत सारे हैं और उनके द्वारा बहुत सारे साइबर अपराध किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे अपराध जिनमें कि लोग मोबाइल फ़ोन फर्जी सिमों का इस्तेमाल करते हैं, हत्या वगैरह, मर्डर वगैरह करके भाग जाते हैं और बाद में पकड़ में नहीं आते हैं, और कई सारे लोग जो फिरौती वगैरह मांगते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आधार का उपयोग किया जाएगा तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद सरकार को भी लगा कि अच्छा आइडिया है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बात के लिए सहमति दी थी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के रखा हुआ है कि आप हर चीज़ के लिए आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते, और कल मैंने आपको जो बताया था, कल जो 31 योजनाओं के संबंध में मैंने आपको नहीं बताया था जिनके लिए आधार जरूरी है, तो उनमें से 2 योजनाएं ऐसी हैं कि जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था कि उन योजनाओं के लिए आधार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। तो उन 2 योजनाओं को छोड़ करके जो बाकी योजनाएं हैं दोस्तों, तो उनमें आधार अनिवार्य हो गया है, और हो सकता है आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने तो रास्ता अपना क्लियर कर दिया है, तो सिर्फ एक कार्यपालिका आदेश की ज़रूरत है। वो कार्यपालिका आदेश आ जाएगा तो अपने आप आधार जो है वो आवश्यक हो जाएगा किसी भी मोबाइल का सिम लेने के लिए और पुराने उपयोगकर्ताओं को वेरीफाई कराने के लिए। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं, तो आज फिर से वही डोनाल्ड ट्रंप जी से संबंधित सबसे बड़ी खबर रहती है। पिछले 2-3 हफ्ते से वही खबरें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो सोच रहा हूँ कि आपको वो चीज़ों से अवगत कराता रहूँ जो नई आ रही हैं। तो यहाँ पे यूएस टेक जाइंट्स जॉइन लीगल बैटल अगेंस्ट ट्रैवल बैन। तो दोस्तों जो टेक जाइंट, मतलब जाइंट का मतलब होता है विशाल दानव या कि बहुत बड़ा जो हो, तो टेक जाइंट का मतलब होता है जो बहुत विशाल कंपनियाँ हैं यूएस में टेक्नोलॉजी की, खासकर जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है इत्यादि है। तो ये सारी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैन लगाया था उसके खिलाफ अब खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि इसके लिए जो कुछ भी कानूनी दखलंदाजी की जानी होगी, उसकी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के इस बैन को जारी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों आप कुल मिलाकर के मान लीजिए कि देश भर के जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता तो थे ही दोस्तों। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा घाटा डोनाल्ड ट्रंप के बैन से इन्हीं टेक जाइंट्स को होगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्हीं को होगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के जो सस्ते कामगार थे, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, जो कि बहुत कम कीमत पे जाकर के अमेरिका में काम किया करते थे, तो इनके ट्रैवल बैन से आगे चल के देखा जा रहा है कि जो ये आगे चल के बिल आ रहे हैं ना, तो उससे ये और ख़तरनाक हो जाएगा। यानी कि अभी तो ये सिर्फ 7 देशों के हैं, तो जो 7 देशों से जाते हैं यूएस में इन टेक कंपनियों में काम करने, वो तो बिल्कुल नहीं जा पाते, ठीक। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इनका ये 7 देशों वाला बैन सक्सेसफुल हो जाता ना, तो जो एक ये भारतीय लोगों को रोकने के लिए एक नया नियम बनाने वाले हैं, यानी कि वो मैंने आपको बताया था कि $1 लाख से ज़्यादा को होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो भी वो बहुत आसानी से कर पाते। लेकिन दोस्तों अगर ये 7 देशों वाला इनका बैन रुक गया ना, तो आप मान के चलिए कि जो वो बिल पेश होने जा रहा है तो उस पर भी आगे चल के अड़ंगा लग सकता है। तो जो यूएस की कंपनियां हैं तो उनको ये डर लग रहा था कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के उस बिल का सीधे विरोध करेंगे तो अमेरिका की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी कि यार डोनाल्ड ट्रंप तो हमारी नौकरियां देना चाहता है, और ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं तो ये हमें नौकरियां न देकर के भारतीयों को नौकरियां देना चाहती हैं। तो उतनी देर तो ये सारी कंपनियां देखिए चुप थीं, क्योंकि ये कुछ बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही इनको ये मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ से एक अभियान शुरू किया जा सकता है, तो उन्होंने अभियान को शुरू कर दिया है। क्यों? ताकि वो आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात का दबाव बना पाएंगे कि वो जो आगे चल के एक बिल बनाने वाले थे तो वो उसको ना बनाएं। अब आप देखेंगे दोस्तों जो पहली ही लाइन लिखी हुई तो 97 टेक्नोलॉजी कंपनीज, यानी कि बड़ी तो छोड़िए कि वहाँ पे जो बाकी छोटी मध्यम दर्जे की भी कंपनी है, तो कुल मिला के 97 कंपनियों ने इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। यानी कि इनको बहुत बड़ा घाटा लगने की उम्मीद है। भारतीय कंपनियों को तो लग ही रहा है, धड़ाधड़ लग रहा है। जो इन्फोसिस वगैरह हैं, सत्यम वगैरह हैं, इनके तो बड़ी तेज़ी से गिर चुके हैं शेयर के रेट्स। आगे चल के इनके भी गिरेंगे। आप देखेंगे कि अगर भारत पे वो बैन लग गया जो आगे चल के इन्होंने अभी 7 देशों पे लगाया, और भारत में जो वीज़ा पे लगाने वाले हैं नया बैन अगर लगा दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इन सारी कंपनियों को। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आगे चल के वहाँ पे जो कुछ भी मुकदमेबाजी होगी तो उसका सारा का सारा खर्चा ये कंपनियाँ उठाने वाली हैं। और इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं कि अगर ये खर्चा उठाने को तैयार हो गई तो अमेरिका के सबसे बड़े वकीलों को वो अपने केस में ले सकती हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब कि जो उनके वकील होंगे डोनाल्ड ट्रंप के वकील, उनको बड़ी आसानी से हो सकता है केस में हरा दें।
तो दोस्तों सच्चाई ये है कि अब ये जो जंग जारी थी तो ये कोई राजनीतिक जंग नहीं रह गई है, पूरी की पूरी तरीके से व्यापारिक जंग हो चुकी है। तो आपको इस राजनीति को समझना चाहिए कि जब कोई राजनीतिक जंग व्यापारिक जंग में बदल जाती है तो उसके आयामों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी बता दूं आपकी कि जो कोर्ट ने स्टे लगाया है तो वो स्टे अभी टेम्पोरेरी यानी कि अस्थायी है। वो कोर्ट ने ये कहा था कि अभी हम आगे चल के इस पर फिर से सुनवाई करेंगे और जिसमें दोनों पक्षें अपने अपनी दलीलें रखेंगे और इसका जो अंतिम निर्णय है तो बाद में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप आखिरी लाइन देख रहे होंगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बिफोर इट्स फाइनल ऑर्डर, यानी कि मंडे को तो सिर्फ उन्होंने क्या किया था कि स्टे लगाया हुआ है, एक अस्थायी स्टे, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर है यानी कि जो अंतिम निर्णय है वो कोर्ट का आना बाकी है। और अगर अंतिम निर्णय में कोर्ट ने उसे असंवैधानिक ठहरा दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तो उनको अपना कदम पीछे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2-3 खबरें हैं तो एक एक करके बताता हूँ। पहली खबर यह है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन शुड बैक ईरान सैंक्शन नेतन्याहू। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो इन्होंने ये कहा है कि जितने भी दुनिया भर के जिम्मेदार देश हैं उनको इजराइल के ऊपर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करना चाहिए। यानी इजराइल बोल रहा हूँ, ईरान के ऊपर लगे ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करना चाहिए। तो गलती से जो निकल गया तो उसको भूल जाइए, इसका मतलब है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान का दरअसल पे सीधा झगड़ा तो है नहीं इजराइल से कुछ, लेकिन इजराइल का जो झगड़ा है मुस्लिम देशों के साथ, ईरान उसमें थोड़ी सी लोकप्रियता बटोरना चाहता है। आप अगर नक्शा देखेंगे तो ईरान का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इजराइल से, ठीक। और जो अभी तक जंगें हुई हैं तो उनमें भी ईरान सीधे तौर पर कहीं भी सम्मिलित नहीं रहा है इजराइल के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में इजराइल जो है तो ईरान का सीधा दुश्मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान वहाँ पर यह कहता है कि इजराइल जो है तो ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा जमाना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इजराइल ने धमकी दी थी कि हम उड़ा के रख देंगे, ईरान ने धमकी दी थी इजराइल को कि हम इजराइल को उड़ा के रख देंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे उसी बयान को ईरान के इन्होंने याद दिलाया है और ये कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान सीक्स टू एनिहिलेट इजराइल। एनिहिलेट मतलब उन्मूलन करना, जड़ से ख़त्म कर देना। यानी कि ईरान तो ये कहता है कि हम इजराइल को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इट सेज सो ओपनली, इट सीक्स टू कॉन्कर द मिडिल ईस्ट। यानी कि ये खुलेआम कहता है कि हम पूरे के पूरे मध्य पूर्व को जीत करके उसके बादशाह बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये यूरोप को भी डराता है, उसको धमकियाँ देता है, और ये पश्चिम को भी डराता है, और इस तरीके से ईरान सारी दुनिया को डराता है। तो हालांकि इन्होंने थोड़ी सी बात को ज़्यादा ही बढ़ा दिया, लेकिन ये तो ईरान शुरू से ही कहता आया है कि इजराइल को तो हम ख़त्म कर देंगे अगर उसने अपना ये वो नहीं रोका, अत्याचार नहीं रोका तो। और दूसरा, ये ईरान मध्य पूर्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होना चाहता है। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ पे सऊदी अरब और ईरान के बीच का जो झगड़ा है वो इसीलिए चलता ही रहता है कि उनमें ये नहीं तय हो पा रहा है कि मध्य पूर्व की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कौन होनी चाहिए। तो उसी को मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए वहाँ के बाकी देशों पे अपना प्रभाव जमा के रखने के लिए दोनों में झगड़ा चलता रहता है। और इसी चक्कर में वहाँ पे वो उसको शिया सुन्नी का भी रूप दे दिया गया है। तो दोस्तों ये घटना कब हुई? अभी इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा कब कहा? जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से उनकी मुलाकात हुई, ठीक। तो है क्या कि आपको एक सच्चाई बताऊं कि इज़राइल जो लगातार मुस्लिमों के इलाकों में, यानी कि जो वेस्ट बैंक है, गाज़ा पट्टी है, ईस्ट इज़राइल है, जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो जो अपने आप को फ़िलिस्तीनी मुस्लिम कहते हैं, तो उन फ़िलिस्तीनी मुस्लिमों की बस्तियों में इज़राइल लगातार अपने लोगों को, यहूदियों को बसाता जा रहा है। तो इसको लेकर के सारी दुनिया भर में इज़राइल की आलोचना हुई थी और बराक ओबामा ने इसको हड़काया था पिछली बार इस बात को लेकर के इज़राइल को कि ऐसा मत करो। और थेरेसा मे और इनके पहले मतलब जो डेविड कैमरून थे, तो उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी कि ऐसा करना उचित नहीं है। और हुआ ये था कि इज़राइल के खिलाफ जब वोटिंग पड़नी थी तो सभी ने इज़राइल के खिलाफ वोट कर दिया। जो इज़राइल के पुराने समर्थक थे उन्होंने इज़राइल के खिलाफ वोट किया कि आप इस तरीके का अनुचित काम मत कीजिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इज़राइल ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इज़राइल को ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उनके इस बात का समर्थन करेंगे। लेकिन जो थेरेसा मे हैं तो अब ये बेचारी बीच भंवर में पड़ गई कि हो सकता है कि ट्रंप इनका समर्थन कर दें और
हमारी मजबूरी आगे चल के हो जाएगी कि हमको भी समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ तो जा नहीं सकते इतनी आसानी से। तो भविष्य में क्या होगा, ये क्या निर्णय लेंगे तो देखा जाएगा कि इज़राइल का इस मामले में समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं। लेकिन अभी तक तो ये है कि ये इज़राइल का इस मामले में विरोध करती आई थी कि इज़राइल को ज़बरदस्ती मुस्लिम इलाकों में अपनी बस्तियाँ नहीं बसानी चाहिए। अगली खबर दोस्तों ये है कि यूएस स्कॉलर्स आज टफ स्टांस ऑन पाकिस्तान, यानी कि यूएस से कुछ विद्वानों ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए। तो है क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो कौन है, वो आप जानते हैं कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो एक राजनीतिक या रणनीतिक संबंध है ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भौगोलिक रूप से ऐसी जगह पे स्थित है कि अमेरिका चाहे भी तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक, कि उसको उपेक्षा नहीं कर सकता है कभी भी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये कहे कि अमेरिका को बहुत कठोर रवैया अपनाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ़, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वाजिब नहीं महसूस होता कि अमेरिका वो करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव है। अगर ऐसा करता है तो अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए अमेरिका के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक ईरान से होके जाता है, एक पाकिस्तान से होके जाता है। तो ईरान तो कितना अच्छा दोस्त है अमेरिका का, आप जानते ही हैं। और पाकिस्तान जो इकलौता उसका साथी है, तो अगर वो उनके हाथ से निकल गया तो ये लगभग असंभव है। तो लोग इस तरीके की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना जाना है। उल्टे यहाँ पे ये भी कह रहे हैं ये लोग कि यूएस को चाइना के साथ मिलकर के पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे सबक सिखाना चाहिए, यानी कि कठोर रवैया अपनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे। तो चीन जो खुद ही पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करता है, मसूद अजहर को बचाता है, हाफिज़ सईद को बचाता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर के पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए मजबूर करेगा कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि पाकिस्तान और चीन के तो बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से चीन ने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए हैं ताकि भारत के खिलाफ उसका उपयोग किया जा सके। तो है क्या कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो संबंध हैं तो वो चीन कभी भी नहीं ख़राब करेगा यूएस के लिए, क्योंकि चीन को पता है कि उनका जो ये ओवोर वन बेल्ट वन रोड है तो वो पूरा पाकिस्तान से होके ही जाता है। अगर पाकिस्तान खिलाफ हो गया चीन के तो बड़ी समस्या आ जाएगी। ऊपर से उन्होंने सीपेक भी बनाया हुआ है, $46 बिलियन का उन्होंने वहाँ पे निवेश किया हुआ है चीनियों ने। तो अगर ये झगड़ा करेंगे पाकिस्तान के साथ इस बात को लेकर के, पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवादियों को समाप्त कर दे, तो आगे चल के पाकिस्तान बोलेगा कि ठीक है फिर आप हमारे यहाँ मत आना, कोई निवेश मत करना, और जो पुराना निवेश है तो भूल जाओ उसको। तो भाई $46 बिलियन का झटका थोड़ी लेगा चीन। दोस्तों अगली खबर यह है कि मॉस्को डिसएग्री विद ट्रम्प्स व्यू ऑन ईरान, यानी कि ईरान पर ट्रंप के नज़रिए को लेकर मॉस्को यानी रूस ने अपनी असहमति जताई है। तो ऐसा क्यों है? तो आपको तो पहले से ही पता है कि जो सीरिया का पूरा मामला था तो उसमें रूस सीरिया में असद के साथ खड़ा था, ठीक, और चूंकि असद एक शिया हैं तो ईरान भी असद के साथ खड़ा था। तो इस चक्कर में ईरान और रूस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, किसको लेकर के? असद को लेकर के, क्योंकि दोनों ही असद को वहाँ पे बचाना चाहते थे। जबकि सऊदी अरब और अमेरिका का जो गुट था वो असद को हटाना चाहता था, निपटाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने विद्रोहियों को खड़ा भी किया था। और इन दोनों की जो लड़ाई थी असद और विद्रोहियों की, उस चक्कर में उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस्लामिक स्टेट वाले खड़े हो गए। तो वो एक तीसरी समस्या आ गई जो कि असद के लिए भी ख़तरनाक हो गई, यानी कि इधर रूस के लिए भी ख़तरनाक हो गई और इधर विद्रोहियों और सऊदी अरब और अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक हो गई। तो अब है क्या दोस्तों कि इन सारी चीज़ों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना एक नया नज़रिया रखा है, तो उसमें मॉस्को ने मतलब रूस ने पहले ये तो कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आईएस के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मिलकर युद्ध करना चाहते हैं, वो यूएस वाले और रूस के साथ मिलकर करना चाहते हैं युद्ध इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक तरफ ईरान के खिलाफ हो जाएंगे और इस तरीके के भड़काऊ बयान देंगे और ये कहेंगे कि ईरान के खिलाफ हम युद्ध भी कर सकते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती नहीं निभा पाएंगे अगर ईरान हमारे साथ नहीं रहता है तो, क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम ईरान के पक्ष में जाकर के आपका साथ ना दें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें आईएस के खिलाफ, तो आपको ईरान के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तो ले दे करके अब यही है कुल मिला करके कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया ईरान के खिलाफ नहीं बदला तो हो सकता है कि आगे चल के उनकी जो योजना है रूस के साथ आईएस को ख़त्म करने की, वो खटाई में पड़ जाए।
तो दोस्तों ये जो सारी खबरें हैं ना, तो मैं आपको इसलिए इन सब का विश्लेषण बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप इन खबरों को खुद से पढ़ के उस विश्लेषण तक नहीं पहुँच पाएँ, और यही विश्लेषण ही असली चीज़ है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो ये खबरें आप लाख पढ़ते रहिए, खाली हिंदू से नहीं, ये अभी 10-50 मैगजीनों में छपेंगी, वहाँ से भी उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं और अखबार भी उठा के पढ़ लीजिए। आपको जब तक उसका निहितार्थ ना पता चले कि आखिर कोई कदम उठाया गया तो क्यों उठाया गया, तब तक फिर आप यूपीएससी के स्तर का कोई भी उत्तर नहीं लिख सकते और ना ही कोई विश्लेषण रख सकते जो कि यूपीएससी के स्तर का हो। तो यूपीएससी का यही मतलब है कि सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे क्या निहितार्थ है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो जैसे ही भी आप कोई खबर पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे। तो जब ऐसा आप सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो खबरों की पुरानी कड़ियाँ हैं ना, जो कि मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, वो आप खुद भी जोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। और ना सिर्फ इतना कि खबरों में जो कड़ियाँ जुड़ने के बाद उसका आगे चल के भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, ये भी आप खुद ही करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको फिर बहुत ज़रूरत भी नहीं रहेगी कि मैं आपको बताऊं तभी आप जानेंगे, आप खुद से भी निकाल सकेंगे वो सारे निष्कर्ष। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज टू बी रिलोकेटेड ऑन रिमोट आइलैंड, यानी कि रोहिंग्या शरणार्थियों को एक दूरस्थ द्वीप पर पुनः बसाया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उस आइलैंड वगैरह का नाम भी बताया था। तो ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है दोस्तों कि ये अभी कहाँ टिके हुए हैं, ये वहाँ का एक बांग्लादेश का महत्वपूर्ण शहर है कोक्स बाज़ार, उसके आसपास जो कुछ शहर हैं नया पारा, लेदा और क्या नाम है कुटुपलांग, ऐसे जो कई सारे जो शहर हैं, तो यहाँ पे ये लोग आकर के जमे हुए हैं। अब दोस्तों इससे क्या है ना, इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सामाजिक आर्थिक समस्याएं यानी कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो दरअसल पे दोस्तों ये जो सोशियो इकोनॉमिक या सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं कि जब किसी भी दूसरे इलाके में रहने वाले लोग भारी तादाद में आपके इलाके में आ जाएं, तो जाहिर तौर पे वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो जब ज़मीन नहीं है तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वहाँ पे या तो आपकी ज़मीनों में वो कब्जा करके रहने लगेंगे, या तो सरकार को उनको कोई ज़मीन आवंटित करनी पड़ेगी। ठीक, तो या तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करेंगे, चूँकि सरकारी ज़मीन भी तो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो तो आपकी ही प्रॉपर्टी थी, खाली सरकार के नाम पे थी। तो एक तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी थी, जो आपके शहरवासियों की थी, जो कि बहुत दिनों से उस शहर में रहते आए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए थे, वो प्रॉपर्टी अब आपकी न रह करके किसी और की हो गई, कोई और भी उसमें स्टेक होल्डर हो गया, हिस्सेदार हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो आपके आसपास का जो क्षेत्र है, तो वहाँ में जो रोजगार हैं, तो वहाँ पे भी तो ये लोग अपना हाथ मारेंगे कि जब बाहर का कोई आदमी आता है तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे भूखा बैठा रहेगा, वो कुछ काम ढूंढेगा ना, कोई रोजगार ढूंढेगा, तभी तो जा करके वो 2 रोटी कमा पाएगा। तो जब वो आएगा वहाँ पे, तो आपके आसपास के इलाकों के जो रोजगार हैं, तो वहाँ पे वो भी अपना हिस्सा आजमाने की कोशिश करेगा, और अगर उसको रोजगार मिल जाता है तो जाहिर तौर पे एक आपके इलाके का आदमी जो उस काम को कर सकता था, रोजगार प्राप्त कर सकता था, उसको नहीं मिलेगा। ठीक, तीसरी बात ये होती है दोस्तों, कई बार इन लोगों की भाषा इत्यादि भी अलग अलग होती है, तो उससे भी कई बार आपस में झगड़ा बढ़ जाता है। फिर चौथी बात कई बार ऐसी होती है कि थोड़ा सा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अब ये 200-300 साल से वहीं म्यांमार में रह रहे थे, तो यहाँ उनकी जो पुरानी सभ्यता है, जो बंगाली सभ्यता है, तो हो सकता है कि उससे मैचिंग ना हो पाए, तो उसमें भी कई बार लेकर के झगड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों सिर्फ इस बात से नहीं होता कि किसी का धर्म एक जैसा है तो उनमें एक ही जैसा हर चीज़ समानता होगी। ठीक, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश लें या और तमिलनाडु लें, तो यहाँ भले ही बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इन दोनों के जीवन का जो तौर तरीका है काफ़ी अलग है। सिर्फ धर्म ही एक है, बाकी पूरा कल्चर अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो कि मतलब तमिलनाडु के लोग वही हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। तो अगर बहुत भारी संख्या में तमिल लोग मध्य प्रदेश आ जाएँ तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पूरी सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक वही होता है दोस्तों, जैसे कि जब भारत से बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम थे, जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे उन्हें कहाँ बसाया गया, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को कराची में बसाया गया। तो जो कराची का आज का शहर है, तो सोचिए कि वो सिंध प्रांत का शहर है, और वहाँ पे पहले जो 95 से 98% आबादी थी आज़ादी के पहले, वो सिंधी थी। चाहे वहाँ के हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, कोई भी हो, वो सारे सिंधी थे, सिंधी ही बोलते थे, सिंधी रहना, खाना पीना, तहजीब, हर चीज़ सिंधी थी उनकी। लेकिन दोस्तों जब बड़ी तादाद में वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार के रहने वाले लोग चले गए तो वहाँ पे उसकी सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वहाँ पे सिंधियों का ये कहना है कि कराची जो थी तो वो सिंधियों की राजधानी थी, सिंधियों का इलाका था, पर आज की तारीख में वहाँ पे मुहाजिरों का कब्जा है जो कि ना तो सिंधी बोलते हैं ना ही उनकी कोई सिंधी तहजीब है। उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार की तहजीब है, और वो ये कहते हैं कि जो उर्दू भी है तो वहीं की भाषा है जो कि हमारे यहाँ पे लाई गई, हमारी तो भाषा भी सिंधी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि वहाँ पे जो एक सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई, ये दुनिया में हर जगह उत्पन्न होती है। जब भी किसी भी एक स्थान से भारी संख्या में लोग उठ करके दूसरी जगह जाएंगे तो ये समस्या उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे कि कराची में हर चीज़ पे, कराची की सारी ज़मीन पे, वहाँ की हर प्रॉपर्टी पे, वहाँ के सारे रोज़गार पे, धंधे पे, बिजनेस पे जैसे मुहाजिरों का कब्जा हो गया और कराची की पूरी ज़बान ही बदल गई। कराची में 80% मुहाजिर हो जाने के कारण वहाँ की पूरी ज़बान उर्दू ज़ुबान हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि जो कोक्स बाज़ार यानी कि जो बांग्लादेश का जो कोक्स बाज़ार का इलाका है, तो वहाँ के लोग इस बात के खिलाफ़ हैं कि रोहिंग्याओं को बड़ी तादाद में लाके कोक्स बाज़ार या उसके आसपास के इलाके में बसाया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा कि उनके आसपास का जो डेमोग्राफिक यानी कि जनांकीय संरचना है वो बहुत तेज़ी से बदल जाएगी और वो उनकी संस्कृति पर हावी होने लगेंगे। तो इस बात के वो लोग खिलाफ़ हैं। भले ही दोनों का मजहब एक है, लेकिन मजहब सब चीज़ नहीं होती। अगर मजहब से ही सब कुछ होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं टूटते। संस्कृति सबसे बड़ी चीज़ होती है, और धर्म जो होता है वो संस्कृति का एक सिर्फ हिस्सा होता है, पूरी संस्कृति धर्म नहीं होता है। तो यही बात आप ध्यान दीजिएगा कि भारत और नेपाल में भले ही हिंदू बाहुल्य लोग रहते हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कितना झगड़ा चल रहा है। नहीं पट रही भारत नेपाल की आपस में इस समय। जो मधेशियों का जो मुद्दा उठा तो उसकी वजह से नहीं पट रही है। तो दोस्तों जो धर्म है वो संस्कृति का अपना एक हिस्सा है, तो उसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी विवाद नहीं उठेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कभी भी अगर आप चीज़ों का तार्किक रूप से विश्लेषण करते हैं तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि अगर लोगों का धर्म एक है तो वो हर चीज़ में आपस में मिल बांट के रह लेंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि धर्म जो है तो पूरी संस्कृति का खाली 10 से 15% हिस्सा होता है। बाकी जो 85% हिस्सा होता है तो उसमें साहित्य है, कलाएँ हैं, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, सोचने विचारने इत्यादि का तरीका, जीवन की जो हर चीज़ है, चलने बैठने उठने हर चीज़ का जो ढंग है ना, वो उससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मेरे इस पूरे 5-6 मिनट की बात को सुन करके आपको समाज शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा होगा। और ये मैं बता दूं कि ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ था, ठीक, मैंने वो पूरा आर्टिकल ही आपको यहाँ पे बता दिया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो कि अभी आपको लगा होगा कि मैंने इतनी सारी बात कही, जो दूसरी बात जो अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रही है कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, जो बाहर से आकर के यहाँ प्रवासी रह रहे हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानवों की खरीद फरोख्त होती है ना, कि उसको अब यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, यानी कि मानव दुर्व्यापार जिसे कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा जो नारकोटिक्स यानी कि जो नशीले पदार्थों की स्मगलिंग वगैरह है, तो अब इस इलाके में पूरे में बढ़ रही है। तो है क्या दोस्तों कि जब आपके पास काम धाम करने के लिए रोज़गार नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके का काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये सब इसी वजह से यहाँ पे बढ़ता है। तो है क्या कि हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे लोगों को रिपैट्रिएट किया जाए, यानी कि इनके देश पुनः वापस भेजा जाए, यानी कि इनको फिर से म्यांमार वापस भेजा जाए। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें समर्थन नहीं मिल जाता और ये लोग वापस नहीं चले जाते, तब तक के लिए कुछ ना कुछ तो इनके लिए अरेंजमेंट यानी अस्थायी अरेंजमेंट तो हमको करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इनको उस द्वीप पे भेज रहे हैं। तो दोस्तों चलिए लाइफ वाला पेज देख लेते हैं, फिर बिजनेस वाले पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 181 इरावदी डॉल्फिन्स काउंटेड इन ओडिशा सेंसस, यानी कि उड़ीसा की जनगणना में 181 इरावदी डॉल्फिन्स गिनी गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इरावदी डॉल्फिन्स क्या होती हैं, कि जो बैक वाटर्स कहलाते हैं ना, जो पश्च जल कहलाता है, यानी कि ऐसे लगून के इलाके जहाँ पे समंदर का पानी आके भर जाता है, तो वहाँ पे अक्सर ये देखी जाती हैं। और भारत में कहाँ पे इसका एक मुख्य स्थान है, वो है चिल्का झील। तो चिल्का झील को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये भारत का जो सबसे बड़ा लगून है, सबसे बड़ी पश्च झील है, ठीक। तो ये कहा जा रहा है कि जो
इरावदी डॉल्फिन है, तो ये एक संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति है और इसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी वजह से इसकी लगातार जनगणना की जाती है। लेकिन कई बार क्या है कि बराबर जनगणना नहीं हो पाती है, क्योंकि कहा जाता है कि ये निर्भर करता है कि किस वक्त इनकी जनगणना की गई। कभी कभार जनगणना में ज़्यादा संख्या इसलिए आ जाती है क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा मात्रा में उन इलाकों में आती हैं, तो उस वक्त उनकी जनगणना में ज़्यादा पता चल जाती हैं। लेकिन कई बार जब जनगणना का गलत समय होता है, जब ये वहाँ पे नहीं होती उतनी भारी तादाद में, तब अगर आप जनगणना करेंगे तो आप पाएंगे कि कम ही हैं। तो एक तरीके से जनगणना का भी जो तरीका है वो समय पर अगर ना किया जाए तो उसके गलत परिणाम निकलते हैं, यानी कि वो जो उसका सही डाटा है वो नहीं मिल पाता। तो दोस्तों जो 2-3 महत्वपूर्ण नाम है, तो एक तो भितरकणिका है, तो भितरकणिका तो आप ध्यान ही रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलिव रिडली कछुए भी अक्सर आते हैं। और दूसरा है दोस्तों भद्रक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि भद्रक वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं इंटरनेट वगैरह पे या किताबों में। अगला है दोस्तों कि जापान मिशन टू क्लीन अप स्पेस जंक मिसेस द मार्क, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए जापान का अभियान नाकाम हो गया है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको मैं अच्छी तरीके से पहले बताता हूँ कि हमारे अंतरिक्ष में जो कोई भी उपग्रह जाते हैं तो वहीं पे हमेशा के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनका काम होता है, उनसे हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं, तब तक तो रहते ही हैं। और जब उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनकी या तो आयु ख़त्म हो गई या उपग्रह ख़राब हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि हम उनको खींच करके ज़मीन पे ला लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहीं पे लगातार घूमते रहते हैं, ठीक, हमेशा के लिए वहीं पे रहते हैं। तो अब है क्या दोस्तों कि जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं तो वो तो वापस कहीं आ नहीं रहे, ना ही वो दूर अंतरिक्ष में कहीं निकल जा रहे, वो लगातार उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चाहे वो चल रहे हों चाहे ना चल रहे हों, ठीक। अगर उनका मशीन ख़राब हो गया तब भी घूमते रहेंगे, मशीन चालू है तब भी घूमते रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो उनको ऊपर ले जाते हैं रॉकेट, तो कुछ हिस्सा तो दोस्तों जो कि सिर्फ ज़मीन से 15-20-50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाता है, तो वो तो मान लीजिए जब हिस्सा अलग होता है तो वो तो आकर के समंदर में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों जो हिस्सा काफ़ी ऊपर यानी कि 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला जाता है, तो उसके बाद दोस्तों वो रॉकेट का वो हिस्सा कभी भी वापस नहीं आता। यानी कि जो उपग्रह है तो वो तो रॉकेट के अंदर भरा हुआ है, एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक। तो उपग्रह को तो छोड़ देता है रॉकेट उसकी कक्षा में, तो उपग्रह तो वहाँ कक्षा में जाके घूमने लगता है, पर उस रॉकेट का क्या होता है, जो रॉकेट का बचाव शेष होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कक्षा में जा करके घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर इतना कम गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो नीचे नहीं आ सकता। गुरुत्वाकर्षण बल्कि इतनी कमी हो जाती है कि चीज़ें वहाँ पर लगभग तैरने लगती हैं। तो वो सारा का सारा जो कचरा है, तो चाहे पुराने उपग्रह हों चाहे पुराने रॉकेट वगैरह के अवशेष हों, वो सारे जाके वहीं पर पड़े रहते हैं। अब है क्या दोस्तों कि अगर ये भीड़ वहाँ पे बढ़ती रही, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर इसरो भी भयंकर तरीके से भेजता जा रहा है नए उपग्रह, चीन भी भेज रहा है, सारे ही देश भेज रहे हैं जिनके पास उपग्रह की टेक्नोलॉजी है। इस वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है अंतरिक्ष में कि जो उपग्रह काम कर रहे हैं वो तो हैं ही, जो पुराने काम करना बंद कर चुके हैं और रॉकेट के अवशेष वो कचरा वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और भविष्य में अगर कोई यान वहाँ पे भेजा जाता है तो हो सकता है कि आगे चल के कोई उपग्रह या रॉकेट उनसे टकरा जाए, और अगर वहाँ जाके टकराया तो दोस्तों और करोड़ों अरबों रुपए के जो योजना लगा करके वहाँ पे भेजे जाते हैं रॉकेट, वो एक पल में बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टक्कर होगी, तो उस टक्कर के बाद फिर दोस्तों वहाँ पे जाके रिपेयरिंग करने का कोई जुगाड़ नहीं होता है कि छोटी मोटी अगर वहाँ पे ख़राबी आ जाए, तो आप देखते हैं जब यहाँ से मिशन भेजे जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचिए अगर वहाँ पे टूट फूट हो गई तो उनको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए जापान ने एक योजना बनाई थी। जापान ने ये योजना बनाई थी कि उन्होंने क्या किया कि एक 700 मीटर लंबी स्टील की बनी हुई जाली बनवाई, ठीक। और जाली भी किससे बनवाई? उससे बनवाई जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं, जो कि जाली बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जाली बनाने की जो एक्सपर्ट मछलियाँ पकड़ने वाली जो कंपनी है, तो वो उन्होंने जाली बनाई थी। और उस जाली को जो है तो एक उपग्रह के माध्यम से भेजा गया था, ठीक। सॉरी, उपग्रह बोल रहा हूँ, एक रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। अब वो जाली वहाँ पे जा कर के क्या करना था, उस जाली को 700 मीटर लंबी जाली थी, उसको वहाँ पे खोलना था। और खोलने के बाद क्या करना था, वहाँ पे जो सारा का सारा आसपास के इलाके का जो कचरा है, जो कि आकर के उस जाली में फंस जाता, जैसे मछलियाँ नहीं फंस जाती, तो वैसे ही जो कचरा है तो वहाँ पे जा कर के जाली में फंस जाता। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं ना, तो एक ऊपर दिख रहा है हिस्सा, एक नीचे दिख रहा है हिस्सा, बीच में जाली बनी हुई है, रस्सी टाइप दिख रही है, वो दरअसल पे जाली है। तो
ये था दोस्तों कि जब उसमें सारा का सारा कचरा फंस जाएगा तो इनमें जो रॉकेट लगे हैं ना, तो उन रॉकेट को फिर से चालू करके, उनका ईंधन जो उनमें भरा रहेगा फिर से चालू करके इनको फिर से पृथ्वी की तरफ लाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये लगातार इनकी गति नीचे आने की बढ़ती रहेगी पृथ्वी की तरफ, और अंतिम में आते आते क्या होगा, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे भारी गति के साथ। और आप जानते हैं कि अगर तेज गति के साथ कोई भी चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो इतना ज़्यादा वायु घर्षण होगा कि वो जल करके वहीं पे हवा में ही राख हो जाएगी, वो धरती तक पहुँचेगी ही नहीं। तो ये पूरी की पूरी योजना थी। ठीक, लफड़ा क्या हो गया, लफड़ा ये हो गया कि इन्होंने ऊपर भेजा तो वो जाली खुल के बाहर ही नहीं आई। अब भाई जो असली काम है, जाली खुल के बाहर नहीं आई तो यानी कि जाल बिछा नहीं तो मछली कैसे पकड़ोगे। ठीक वही हुआ कि जाली ही बाहर नहीं आई तो कोई कचरा पकड़ में ही नहीं आया, कचरा पकड़ में नहीं आया, इनका उपग्रह इन्होंने नीचे की तरफ बुलाया तो आ करके नष्ट हो गया वायुमंडल के घर्षण से। तो एक तरीके से पूरा बर्बादी हो गई और बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हुई जापान की। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो नाम आ रहे हैं तो एक नाम है जाक्सा JAXA यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक, दूसरी जो एक महत्वपूर्ण नाम आ रहा है सामने उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक टेथर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कचरा इसमें आकर के कैसा फंसता। तो दोस्तों आपको बताऊं कि वहाँ पे जो कुछ भी भेजा जाता है वो यान उपग्रह वगैरह, उसमें तो धातु होता है ना, मेटल होता है, और जो धातु होते हैं उनमें कोई ना कोई चुंबकीय गुण पाया जाता है, चाहे लौह चुंबकीय गुण हो, फेरोमैग्नेटिक गुण, या कि अनुचुंबकीय गुण हो, तो ठीक मैग्नेटिक गुण हो। तो अब ऐसा है कि चाहे ज़्यादा चुंबकीय गुण हो चाहे कम चुंबकीय गुण हो, अगर एक आप बहुत तेज़ी से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, वो उन सारे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तार में, इस जाली में एक यही तकनीक इस्तेमाल की गई थी कि जो जाली थी तो उसमें इतना तेज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता कि वो सारे के सारे कचरे को अपनी तरफ खींच लेती, और जब कचरे को खींच लेती तो उसके बाद वो आकर के उसमें फंस जाता और वो लेकर के उसको वायुमंडल की तरफ वापस आ जाती, जो कि वहाँ पे जलाकर उसको सबको कचरे को नष्ट कर देता। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। वैसे प्लान बहुत बढ़िया था, मतलब कि आगे चल के अगर सफल हो गया तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि मिनिस्ट्रियल सेक्टोरियल रेगुलेटर्स टू स्क्रीन FDI प्रपोजल्स, यानी कि FDI के लिए आने वाले प्रस्तावों की मंत्रालय और सेक्टोरल रेगुलेटर्स यानी कि क्षेत्र की विनियामक जांच करेंगे। ठीक, तो सीधी सी बात है कि ऐसा क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि अब तक जो काम FIPB कर रहा था वो काम अब कौन करेंगे, खुद मंत्रालय करेंगे, और जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स यानी कि क्षेत्र की विनियामक वो करेंगे। तो क्षेत्र की विनियामक क्या होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक विनियामक बना दिया, वित्तीय क्षेत्र का एक, मतलब सर्विस सेक्टर में भी कई सारे विनियामक हैं, वित्तीय क्षेत्र का अलग है और बाकी जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग हैं। ठीक, शिक्षा क्षेत्र का अलग है, और जो इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र होता है तो वहाँ खनन का अलग विनियामक है, कृषि का अलग विनियामक है। तो है क्या कि सभी के अलग अलग विनियामक हैं। ठीक, तो अगर इन सारे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश यानी कि FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, तो अब वो उनकी जांच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ लिखी हुई है खबर, तो उसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहना है निर्मला सीतारमण का कि चूंकि आज की तारीख में जो ज़्यादातर निवेश है वो ऑटोमेटिक रूट से आता है, जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक रूट से आने वाले किसी भी FDI पे सरकार के द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट रूट होता है, जिसे कि यहाँ पे अप्रूवल रूट कहा गया है, उसके दो नाम है, या तो गवर्नमेंट रूट कहिए या तो अप्रूवल रूट कहिए। ठीक, तो अगर कोई भी FDI अप्रूवल रूट से आता है तो जब तक FIPB उस पर अपना अप्रूवल यानी कि अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है तब तक वो निवेश भारत में नहीं हो सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि FIPB को तो कह दिया हमारे वित्त मंत्री जी ने कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो ये है कि अब FIPB ख़त्म हो जाएगा तो वो जो काम FIPB कर रहा था वो कौन करेगा, तो वो कहना है इन लोगों का कि जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं वो देख लेंगे, या कि अगर कोई भी निवेश आता है तो किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत ही ना आता होगा वो क्षेत्र, यानी कि जैसे कि रेलवे में निवेश आया तो रेलवे मंत्रालय उसको देखेगा। ठीक, बाकी अगर किसी क्षेत्र में आता है, उद्योग में आया तो उद्योग मंत्रालय देखेगा, व्यापार में आया तो वाणिज्य मंत्रालय देखेगा। तो यानी कि चाहे कहीं पर भी आए निवेश तो उसको किसी न किसी मंत्रालय से तो अंतिम में लेनी पड़ती है ना स्वीकृति, यानी कि वो उस मंत्रालय के रास्ते ही गुजरता है। तो FIPB नहीं होगा तो उन मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं वो खुद ही उसको निपटा लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इन्होंने कहा कि देश में 92% जो FDI था तो वो तो ऑटोमेटिक रूट से ही था, उसके लिए तो FIPB के लिए ज़रूरत ही नहीं थी कुछ।
सिर्फ 8% ऐसा था जो कि ऑटोमेटिक रूट से नहीं था, अप्रूवल रूट से था, जिसके संबंध में FIPB को जांच करनी पड़ती थी। तो ये 8% का FDI कोई इतनी भारी तादाद में FDI थोड़ी होता था, ठीक। तो इसका तो हम चाहते तो खुद ही जांच पड़ताल करवा सकते थे अपने अधिकारियों से, FIPB की क्या ज़रूरत थी। तो FIPB की ज़रूरत नहीं रह गई थी, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने संस्तुति दिया था। अब देखिए इन्होंने जो हरे रंग से हाईलाइट है उसमें इन्होंने क्या कहा निर्मला सीतारमण ने, द होल आइडिया वाज टू मेक डूइंग बिजनेस इन इंडिया ईजियर, यानी कि इसके पीछे जो पूरा का पूरा मकसद था वो यही था कि भारत में व्यापार करने के कार्य को आसान बनाया जा सके, ठीक। तो इनका ये कहना है सीधे तौर पे कि FIPB अक्सर क्या करता था, FDIs पे विभिन्न प्रकार के अड़ंगे लगा देता था, जिसकी वजह से कई बार FDI रुक जाते थे। तो अब FIPB नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे FDI जो हैं आसानी से आ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनसे एक दूसरा सवाल कर लिया गया था। वो दूसरा सवाल ये था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एप्पल ने ये कहा है कि हम मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपना प्लांट लगाने को तो तैयार हैं, लेकिन हमको भारत सरकार जो है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स में छूट दे, इसमें छूट दे, उसमें छूट दे। तो ये कहना था जो कि DIPP के सचिव हैं, जो कि वहीं पे निर्मला सीतारमण के बगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो एप्पल के लिए अलग बनाएगी, सैमसंग के लिए अलग बनाएगी, माइक्रोमैक्स के लिए अलग बनाएगी। उनका ये कहना था कि तकरीबन देश में 40 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने मोबाइल फ़ोन भारत में बना रही हैं, और अगर हम किसी एक को ज़्यादा सुविधा देते हैं, किसी दूसरे को कम देते हैं, तो ये तो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, जो कि हमारी व्यापार की नीतियों के ही खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि हम एप्पल को कोई विशेष सुविधा अलग से नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इनमें कुछ ढील देंगे ताकि सारी की सारी कंपनियां, जो 40 की 40 कंपनियां हैं, उन सभी को एक साथ फ़ायदा मिल सके। हम किसी एक कंपनी के लिए ऐसा विशेष प्रावधान नहीं कर सकते। हालांकि एप्पल का कहना है कि हम तो देखिए तभी आएंगे जब आप हमारे लिए विशेष प्रावधान करें। तो इनका ये कहना है कि एप्पल से बात चल रही है, अगर डील हो जाती है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ये लिखी हुई है कि इम्प्लीमेंट WTO's नैरोबी मिनिस्ट्रियल डिसीजन इंडिया। तो भारत ने कहा है कि नैरोबी मंत्रालय वार्ता में जो एक निर्णय हुआ था तो उसको लागू किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ है ना, तो ये ऐसा है कि आपको कोई पूरा फॉर्मूला बता दे और ये ना बताए कि फॉर्मूले में जो कुछ इस्तेमाल हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ठीक। जैसे कि मैं आपको बता दूँ A = πr²। अब किसी को नहीं पता है A क्या है, पाई क्या है, R क्या है, स्क्वायर क्या है, सामने खाली एक सूत्र लिखा हो। ये पूरा आर्टिकल वैसा ही है कि सूत्र लिख दिया है और बताया नहीं है कि क्या है। इसमें इन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक। पहला तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, तो मान लीजिए आप किसी तरह समझ भी गए। तो इन्होंने अगला कह दिया है, इन्होंने कहा है दोहा डेवलपमेंट राउंड, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा है नैरोबी राउंड, तीसरा इन्होंने कहा है बाली राउंड। बताया कुछ भी नहीं है कि ये तीनों क्या हैं, और जब तक आपको नहीं पता कि ये तीनों क्या हैं तो आपको ये आर्टिकल कभी भी पूरे जीवन समझ में नहीं आएगा। तो है क्या दोस्तों कि इस पर मैं एक छोटा सा अलग सी वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पे इसको नहीं समझ सकते हैं आप कि जब तक आपको नैरोबी पैकेज के बारे में, जब तक आपको बाली पैकेज के बारे में, और जब तक आपको दोहा डेवलपमेंट राउंड के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में भारत के अपने क्या रिजर्वेशन है, भारत की अपनी क्या चिंताएं हैं, ठीक। और जो ई-कॉमर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो ई-कॉमर्स का मुद्दा तो अभी नया है, वो तो अभी उठा है, लेकिन जो दोस्तों फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और ये मुद्दा लेकर के पिछले दसियों साल से भारत का हल नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो ये मुद्दा जो है तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा, तभी जाके ये पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा है कि कथा कहानी टाइप से मैं इसको बाँच दूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए जब वीडियो बनेगा तो आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।